से हम एनवायरनमेंट का पार्ट 2 देखेंगे और इस पार्ट को चूँकि व्यवस्थित तरीके से आपको चीज़ें मिल पाएँ इसलिए हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, मतलब पार्ट 2 के भी 3 पार्ट होंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। हमारा टॉपिक है हमारे पशु पक्षी, मालवाहक पशु और हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। किसका प्रभाव? प्रदूषण का प्रभाव। तो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार जंतु क्या है। तो जंतु को जानते हैं तो पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल भंडार है, यह विशाल संसार है। जीव जंतुओं को भी मनुष्य की तरह आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है और वे भी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे हम प्रभावित होते हैं ऐसे ही जीव जंतु भी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। बात करेंगे आगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों एवं पादपों में भिन्नता पाई जाती है, जैसे रंग, रूप, आकार एवं स्वभाव, और इन विविधताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। ये थोड़ा सा रखना है कि जैव विविधता आखिरकार क्या होती है। तो जो भिन्नता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, प्राणियों, पादपों के बीच में, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता। चाहे वह प्राणियों में हो चाहे वह पादपों में। तो दोनों बातें हमें समझ के चलना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, CTET 2016 में। पशुओं की जो त्वचा है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। मतलब आज हम देखते हैं कि जो पशु हैं, जो जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं रंग, रूप, आकार में। तो ये सब कारण किसका होता है? जलवायु का। ठीक है ना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जंतु जगत, जो जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को जाता है। तो जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण जो किया हुआ है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जंतुओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो ब्रह्मांड में जंतु पाए जाते हैं उनको निम्न श्रेणियों में बांटते हैं। पहले तो हम देखेंगे इसको, जंतु को, कि जंतु जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं। मतलब इसको दो पार्ट हैं इसके। पहला है कशेरुकी और दूसरा है अकशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी। अब यहाँ बात करेंगे हम कशेरुकी जंतु की। तो वे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी मैमल्स, मतलब जैसे कि मनुष्य हो गया, जिनके बच्चे होते हैं, तो वो आपके आएंगे कशेरुकी जंतु में। सरीसृप हो गए, रेंगने वाले जितने भी जंतु हैं वो भी कशेरुकी जंतु में जाएंगे। पक्षी हो गए, मत्स्य हो गया, उभयचर, जो जानेंगे उभयचर क्या होता है आगे। तो उभयचर आदि ये सब क्या है? कशेरुकी जंतु है। अब हम बात करेंगे इसी में अकशेरुकी जंतु की। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे तितलियाँ, प्रवाल, केकड़े, कृमि आदि। और दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझ के चलना है कि अभी तक ज्ञात समस्त जंतुओं की जातियों में अकशेरुकी जंतुओं की संख्या लगभग कितनी है? 95%। मतलब 100% में से 95% हमें अकशेरुकी जंतुओं के बारे में जानकारी मिली है। सिर्फ 5% जानकारी किसकी है? कशेरुकी जंतुओं की है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो जंतुओं का वर्गीकरण थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो ध्यान से आपको, और कोशिश करें कि अगर आप नोट्स बना पाए तो नोट्स ज़्यादा बेहतर होंगे। आप साथ साथ में बना लें, वीडियो को पॉज करते चलें और अपने नोट्स भी बनाते चलें। आगे बढ़ेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं के वर्गीकरण में हम कई भागों में बांटेंगे। पहला तो बांटेंगे हम निवास के आधार पर। निवास के आधार पर स्थलचर, स्थल भूभाग पर रहने वाले जंतु जैसे मानव, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सुअर आदि। ये सब क्या है? स्थलचर, मतलब स्थल पे जो लोग रहते हैं। फिर है हमारा जलचर, जल में रहने वाले जंतु जैसे
मछलियाँ, केकड़े आदि ये सब जलचर कहलाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ता मछली का आवास कहाँ है, तो कुत्ता मछली का आवास समुद्र है। आगे बात करेंगे, स्थलचर देखा हमने, जलचर देखा, अब बात करेंगे नभचर, आकाश में विचरण करने वाले जंतु, जैसे आपका पक्षी हो गए। फिर बात करेंगे उभयचर, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक उभयचर है, मेंढक कछुआ उभयचर है। ये सारी चीज़ें जो है ये उभयचर में आएंगी, जो जल में भी रहते हैं और स्थल भाग में भी रहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेंढक का जो जीवन है इसकी प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है, तो टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेडपोल। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था टेडपोल है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, निवास के आधार पर देखा हमने, अब हम बात करेंगे निवास के बाद जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु जैसे ऊंट, भेड़, चिंकारा आदि। चूँकि ये थोड़ा सा पट्टी आ गई है, अब उतना एडिटिंग मुझे आता नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। गर्म जलवायु में रहने वाले, जलवायु के आधार पर पढ़ रहे हैं, जैसे हमने निवास के आधार पर पढ़ा था वैसे ही हम जलवायु के आधार पर पढ़ेंगे। तो गर्म जलवायु में रहने वाले जीव जंतु जैसे ऊंट, भेड़, चिंकारा आदि। अब फिर यहाँ पे है एक सर्द जलवायु, गर्म और सरद। सरद जलवायु में रहने वाले जंतु ध्रुवीय भालू, याक आदि। क्लियर। अब तीसरा टाइप से हमारा प्राकृतिक समानता के आधार पर। प्राकृतिक समानता के आधार पर तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है आपको एनाइमा। किसको, एनाइमा। यहाँ पे बात होती है लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, जैसे मोलस्का, स्पंज, आर्थ्रोपोडा आदि। ये सब किस में आएंगे, आपके एनाइमा में। इनमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है। अब इनेइमा में बात करेंगे हम, लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति होती है, जैसे मनुष्य हो गए, गाय, मछली, मेंढक आदि। ये सब इस लाल रक्त कणिकाओं की इनमें उपस्थिति होती है। क्लियर है। तो ये प्राकृतिक समानता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करेंगे पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पर बात करेंगे तो स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना भोजन पोषण स्वयं करें, जैसे यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट। ये एक जीव ऐसा है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर परपोषी की बात करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स, सभी प्रकार के जीव जंतु, मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा है हमने, एक कोशिकीय जंतु अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक कोशिकीय जंतु में आएगा आपका। अच्छा, इन जंतुओं की खास बात यह है कि इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, मतलब इन जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। फिर दूसरा है आपका बहुकोशिकीय जंतु। इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे स्पंज। अब स्पंज जो है इसमें कई प्रकार की बहुकोशिकीय जंतु में आएगा आपका। इसके शरीर पर छिद्र होते हैं, चल नहीं सकते हैं, इसकी विशेषता है। कॉलोनी में रहते हैं ये स्पंज। तो ये कोशिका के आधार पर वर्गीकरण हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रजनन के आधार पर। तो प्रजनन के आधार पर भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है अंडायुज। अंडायुज में आपका, जैसे जो सीधे शब्दों में समझे कि जो अंडा देते हैं, तो आपका छिपकली हो गया, मेंढक हो गया, पक्षी हो गया, ये सब चीज़ें जो आएंगी वो अंडायुज में आएंगी। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनके कान जो हैं बाहर नहीं दिखते हैं और इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं दोस्तों। फिर इसमें दूसरा है जरायुज। जरायुज जो है, जो मतलब जिनके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब अंडा नहीं होता यहाँ पे, सीधा बच्चा पैदा होता है। ठीक है ना। स्तनधारी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, गाय, चमगादड़, बिल्ली आदि। अच्छा, इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये बच्चे देते हैं, इनके कान बाहर होते हैं और इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे जंतुओं में श्वसन। अब हर जंतु में जो श्वसन क्रिया है वो अलग अलग तरीके से होती है, तो उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम जंतुओं की बात करेंगे। इस तरफ जंतु लिखा हुआ है और ये श्वास लेने वाले अंग, मतलब कौन सा जंतु
किस अंग से श्वास लेता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें वही चीज़ें हमने लिखी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। बात करेंगे हम मेंढक की। तो मेंढक जो है वो सांस लेता है फेफड़े और त्वचा से। क्लियर। फिर है केचुआ। केचुआ त्वचा से लेता है, चूँकि इसकी त्वचा जो होती है वो कैसी होती है, आर्द्र होती है और चिकनी होती है। क्लियर। रेंगता है केचुआ, वो चिकना चिकना नमी होती है उसमें। और केचुआ तो वैसे भी नमी में रहता है। वो क्वेश्चन बनता है कि किसान का मित्र, तो किसान का मित्र कौन है, केचुआ है। मक्खी, कॉकरोच, मधुमक्खी, तो ये जो सब हैं ये जो श्वास लेते हैं वातक से लेते हैं। वातक मतलब कभी कभी ऑप्शन में इसको हैकिया भी मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करेंगे ऑक्टोपस या मछली। ऑक्टोपस या मछली, तो ये जो है गिल्स से, इनके अंदर क्या होता है, गिल्स से ही क्या अपना श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। गिल्स को हम क्लोम्बी बोलते हैं। और फिर आगे बात करेंगे मनुष्य, शेर, पक्षी, सांप, ये सब कैसे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं। डॉल्फिन, व्हेल मछली, तो ये सब लेते हैं फेफड़े, या फेफड़े कभी कभी ऑप्शन मिलता है नासाद्वार या वात छिद्र, तो ये इनके श्वसन क्रिया के अंग हो गए कि कहाँ से कौन सा जीव जंतु सांस लेता है। तो दोस्तों इस भाग में हमने सिर्फ इतना ही जाना है। इसके बाद हम अगले 2 पार्ट और आएंगे, तो और चीज़ें जो इसकी शेष हैं हमारी वो हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों थोड़ा सा